नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा शर्मा, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की मेंटोर। और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स 2021। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका ऑर्गेनाइजिंग, और उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो है सबसे पहला प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा आपका फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, और चौथा है आपका डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस यानी स्टेप्स, जो भी आप इनको बोलना चाहें, वो एक सीक्वेंस में होते हैं। उसके ऊपर सीक्वेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, बताओ ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप जो है वर्क को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको डिफरेंट मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, एंड देन जो है फिर आप उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करिए। डिपार्टमेंटाइजेशन से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं। उसके बाद हमें राइट टाइप के लोग फाइंड कर रहे हैं जो वो टास्क कर पाएँ, वो जॉब कर पाएँ, एंड दैट इज वेयर वी असाइन ड्यूटीज टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लास्ट में फिर हमें एस्टैब्लिश करना है एक अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट को काम दिया जा रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो काम कंप्लीट भी करके दे। सब इससे क्या होगा, पता रहेगा किसको कि किसको किससे ऑर्डर लेने हैं और कौन किसकी तरफ अकाउंटेबल है। और इससे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये था आपका स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो बहुत सारे टास्क हैं, ऑपरेटिंग टास्क, मैनेजरियल टास्क जो हैं, उसी फ्रेमवर्क के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। एंड देन वो ये स्पेसिफाई करता है कि लोगों का, उनके वर्क का और उनके रिसोर्सेज का आपस में क्या रिलेशनशिप रहने वाला है, एंड इट अलाउज द को रिलेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, इसके अंदर ही आएगा, वो है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ये होता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और इसी से ही जो है आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है डिसाइड होता है। उसके बाद जो है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हुई थी। फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ठीक ठाक तरीके से चलता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब करके। लेकिन वहीं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोडक्ट लाइन्स के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर आपकी ITC, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काइंड ऑफ डिफिकल्ट है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से क्या रिजल्टिंग चीज़ हुआ, मतलब उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, जो उसका टॉप मैनेजर है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लक्स प्रोडक्ट है, लक्स प्रोडक्ट जो है हमारी, उसकी सेल्स बहुत डिक्लाइन होगी, तो वी नो हमें किसे कांटेक्ट करना है, किसको जो है हमें बताना है कि आपकी वजह से ये हुआ है, एंड देन व्हाट स्टेप्स, किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करें तो वो जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है मैनेजर्स के पास। वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके प्रोडक्ट लाइन के लिए, उनके डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और यहाँ पर वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको टॉप मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करना है और सब अपने अपने फंक्शंस पर फोकस करते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस डुप्लीकेट नहीं किए जाते हैं, बट यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लक्स के लिए अलग होगा, डफ के लिए अलग होगा, तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है, जिसकी वजह से ये कॉस्टली पड़ता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ईजी है, क्योंकि इनकी खुद की टीम्स होती हैं जो काफ़ी इंटीग्रेटेड होती हैं, और काफ़ी उनका रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, एंड दिस बिकम्स डिफिकल्ट स्पेशली डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। कोऑर्डिनेशन जो है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले डेलीगेशन की बात करते हैं। डेलीगेशन का मतलब है कि डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट।
यानी सब सुपीरियर जो है अपने कुछ काम सबॉर्डिनेट को दे देता है, उसको बोलते हैं अपना डेलीगेशन। ये क्यों फ़ायदेमंद है डेलीगेशन सुपीरियर के लिए? इसलिए फ़ायदेमंद है कि उसको टाइम मिल जाएगा, ही विल बी एबल टू फोकस हिज टाइम ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड देन इससे हमारे जो सबॉर्डिनेट है उसकी क्या नीड सेटिस्फाई होगी? उसकी रिकग्निशन की नीड, उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने को मिले, उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील हो, उसकी वो वाली जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। हाउएवर डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है एब्डिगेशन करना। एब्डिगेशन का मतलब रिनाउंस कर देना, कि छोड़ ही देना, कि करना ही नहीं है। इवन दो डेलीगेशन हो रहा है, सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली अकाउंटेबल, लाइक लास्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जो आपका सुपीरियर है वही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका मतलब ये एक पॉलिसी की वजह से होता है, यानी एक हमने पॉलिसी डिसाइड कर लिया है कि वेरन वी आर ट्राइंग टू एम्पावर द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और हम उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ठीक है। तो अगर सिर्फ सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में होता है तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं, जब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इट रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अगर होगा, यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन यानी सिर्फ मैनेजमेंट के पास हर छोटे से छोटा डिसीजन जो है मैनेजमेंट लेगी, उसकी वजह से हमें क्या नीड किसकी क्रिएट होगी? मैनेजमेंट हायरार्की क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा टॉप मैनेजमेंट के पास, और फिर जो है धीरे धीरे बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और उस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हायर मैनेजरियल पोजिशंस हम रख पाएँ, ताकि उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो, डिसीजंस ओपिनियंस वगैरह सबके लिए जाएं, बट फिर भी इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी लोअर लेवल को नहीं देनी चाहिए। तो दोनों का जो है को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जिसमें डेलीगेशन भी हो और जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन भी टू सम एक्सटेंट नेसेसरी है कहीं कहीं पे। ओके, नाउ लेट्स डू द डिफरेंस। सबसे पहले ये है, लाइक डेलीगेशन जो है कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो सारे काम खुद से कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें अपने छोटे मोटे टास्क जो है वो हमें अपनी लोअर मैनेजमेंट के पास जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए। यहाँ पे लेस फ्रीडम होता है, क्योंकि जो डेलीगेशन है उसमें पावर उतनी डेलीगेट की जाती है जितना सुपीरियर चाहता है। यहाँ पर ग्रेटर फ्रीडम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही हम एम्पावर कर रहे हैं, उनको हम अपने प्रोसेसेस या फिर उनको हम पावर दे रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम टास्क शेयर कर सकते हैं। ये है एक पॉलिसी जिसमें हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को एम्पावर कर रहे हैं। ये है, इसका जो स्कोप है नैरो है, क्योंकि ये सिर्फ सुपीरियर सबॉर्डिनेट तक ही सीमित है। इसका स्कोप जो है वो वाइड है, बिकॉज ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि बर्डन लेस करना है मैनेजर का, और इसका ये पर्पस है कि हमें इंक्रीज करना है रोल सबॉर्डिनेट्स का, यानी लोअर लेवल का, बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, राइट। अगला जो है खत्म हो गया, अरे ये तो खत्म हो गया, मुझे लगा एक टॉपिक और होगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 11। इसी वीडियो में निपटाएंगे, डोंट वरी। तो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। देन देयर मार्केटिंग मिक्स है, जिसमें हम 4 P's पढ़ेंगे। फिर जो ब्रांडिंग है, फिर हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी वो फैक्टर्स जिससे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अफेक्ट होता है। एंड देन देयर विल बी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या है? शॉपिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, मर्चेंडाइजिंग नहीं है। शॉपिंग का मतलब है जब हम शॉप से सामान खरीदने जाते हैं। सेलिंग का मतलब है कि हम कस्टमर को बता रहे हैं कि ये खरीद सकते हैं, और जब वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है, व्हेन द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट टू योर अकाउंट, राइट, देन दैट इज द एक्ट ऑफ सेलिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब है वेर इन वी आर प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स इन द रिटेल एनवायरनमेंट, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सके हमारे शॉपर के बाइंग बिहेवियर को, बाइंग डिसीजंस को। तो इनमें से कुछ भी मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या? मार्केटिंग इज बेसिकली परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिससे हमारा डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो गुड का फ्लो और उसके बीच में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको जो है मार्केटिंग बोला जाता है। हमारे बहुत बड़े मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर ने जो है मार्केटिंग की डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, जिसमें हमारे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं व्हाट दे नीड एंड वांट, यानी नीड एंड वांट बाय क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग। और उसके बाद जो है जहां पर आप फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि वैल्यू विच आर ऑफ सम वैल्यू टू दी अदर्स, यानी कस्टमर को कुछ उससे वैल्यू डिराइव होनी चाहिए। तो कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नीड एंड वांट है? तो नीड क्या है? स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन है, जहां पे हमें लगता है कि कुछ कमी है और हमें उसे पूरा करना है, जैसे कि हंगर। वांट है कि हमें कुछ कमी है बट हमें ये पर्टिकुलर चीज़ ही करनी है। फॉर एग्जांपल भूख लगती है, भूख कोई भी कुछ भी खा सकता है, पेट भर सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल
साउथ में जो है दे वांट कि डोसा या फिर जो है कुछ उनका साउथ इंडियन फूड ही जो है वो सेवर करें, राइट। सो दैट इज़ लाइक कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिससे जो पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड्स होते हैं। मार्केट ऑफरिंग क्या होती है? मार्केट ऑफरिंग जो है कंप्लीट ऑफर है एक प्रोडक्ट या सर्विस का, यानी उसमें जो है ये बताया जाता है कि इससे ये पर्टिकुलर नीड्स जो है पोटेंशियल बायर की सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। उन नीड्स को जो है एनालाइज किया जाता है पहले, एंड देन उस नीड के अराउंड जो है कैसे सोल्यूशन हो सकता है वो देन मार्केट ऑफर क्रिएट करा जाता है। फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज में जो है क्या, दो पार्टीज होनी चाहिए। दे शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है कुछ बेचना है और आपको कुछ खरीदना है, तो आप मेरे पास जो है वैल्यूएबल और आपके पास मुझे वैल्यूएबल देने के लिए भी कुछ होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर, और मैं डिलीवर कर पाऊँ जो मेरे पास प्रोडक्ट है, और आपके पास जो है फ्रीडम होना चाहिए एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। मैं आपको गन पॉइंट पे रख कर ये नहीं बोल सकती कि इसे खरीद ले ज़बरदस्ती से, ठीक है। एंड देन विलिंगनेस टू एक्सचेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है पर मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन है, आपको खरीदना है लेकिन मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, तो विलिंगनेस भी दोनों पार्टी की साइड से होना चाहिए। एंड देन इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू टू द कस्टमर। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर्स परचेज द प्रोडक्ट, कि उन्हें कस्टमर को परचेज करने की नीड तो फील होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो फंक्शन है वो प्री प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो जाता है और पोस्ट प्रोडक्शन तक रहता है। वाइल प्रोडक्शन तो रहता ही है डेफिनेटली। प्री प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है हमें नीड्स की, एक्चुअली में कस्टमर चाहता क्या है, उसके अराउंड हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। और पोस्ट प्रोडक्शन में हमें आफ्टर सेल सर्विस यानी कस्टमर्स के साथ रिलेशंस बनाना रखना इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि जब भी आपका अगर सर्विस एक बार खराब हो गया, आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो आप दूसरे के पास ही शिफ्ट हो जाओगे। तो कस्टमर लॉयल्टी जो है आज उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हमें 4 पीस करने हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें। प्रोडक्ट जो है मतलब गुड्स एंड सर्विस है जिसकी एक्चुअली में कुछ वैल्यू है, जो कि ऑफर किया जा रहा है मार्केट में एंड यू वांट टू बाय। सो दिस इज द फिजिकल प्रोडक्ट। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फंक्शनल बेनिफिट्स। एक्चुअली में वो करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फोन है, फोन मुझे कॉल और मैसेज करने में काम आता है। फिर साइकोलॉजिकल एंड देन सोशल। सोशल ये हो गया कि भाई हाँ मैंने आईफोन खरीदा है, मेरा सोशल स्टेटस है, मेरे उससे मैच करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज विच आर कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इज द मनी दैट द कस्टमर हैज टू पे टू बाय द प्रोडक्ट। और उसमें जो है हमें एक ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि प्राइस सेटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मार्केटर के, और वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस फिक्सेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने देखा था प्लेस में हमने ये देखा था कि कैसे हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन अवेलेबल कराने हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, कौन से ऑनलाइन कर लो या फिर बहुत सारे मोड्स हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरमीडिएरीज या डीलर सेलेक्ट करने हैं, आपको उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी इंश्योर करना है, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक अगर राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी डिमांड जो अगर थी भी वो भी जब हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो दैट विल बी लॉस्ट सेल फॉर अस। एंड देन वी हैव टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगला जो है वो प्रमोशन है। प्रमोशन यानी इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, इससे ये नीड सेटिस्फाई होगी और ये अवेलेबल है, आके खरीद लीजिए। सो दैट्स व्हाट प्रमोशन इज, जिसमें हम अवेलेबिलिटी बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, मेरिट्स बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के टू द टारगेट कस्टमर, और हम उनको परसुएड कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परसुएड कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमारा हमसे खरीदिए, राइट। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग जो है वैसे अगर नॉर्मल देखें किसी भी चीज़ का जेनेरिक नाम होता है, वो सिर्फ उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल शूज़, हमें पता है कि ये शूज़ हैं, पहनने में काम आते हैं, बाहर चलने में काम आते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं बाटा के शूज़ हैं, राइट, नाइकी के शूज़ हैं, एडिडास के शूज़ हैं, तब जो है ये ब्रांडिंग है। तो ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड जो है कोई नेम हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, जो हेल्प करता है हमें डिफ्रेंशिएट करने में अपने कॉम्पिटिटर से। ब्रांड नेम की बात करें, इट इज़ द वर्ड दैट इज स्पोकन, यानी द वर्बल कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्रांड, ठीक है। जैसे मैंने नाइकी बोला, अब नाइकी बोलते ही आपको उसका टिक याद आ गया होगा, उस पर कैसे नाइकी लिखा होता है, तो वो जो है उसका ब्रांड मार्क, यानी दिस इज समथिंग दैट वी कैन ईजिली रिकग्नाइज। इट इज़ नॉट अटरेबल, यानी ये बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका डिज़ाइन, सिंबल, डिस्टिंक्ट कलर की वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नाइकी का ही जो है टिक है, ये नाइकी का ही ब्रांड है। एंड देन ट्रेडमार्क की बात होती है। ट्रेडमार्क जो है एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है कि ट्रेड के पर्पसेस से नाइकी ने अपना ये सिंबल, अपना ये नाम, ये सब जो है ट्रेडमार्क करा लिया है। नाउ दिस हैज़ लीगल रिकग्निशन एंड लीगल प्रोटेक्शन। कोई और कभी भी इसको यूज़ करेगा तो जो है वो नुकसान, उसको जो है हम यूज़ ही नहीं करने देंगे, वो करेगा तो उसको सू कर सकता है नाइकी, ठीक है।
अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, क्या होना चाहिए भाई, शॉर्ट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, वो अपने बेनिफिट्स और क्वालिटीज़ जो है आसानी से बताना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस सबका जो है लोगो सेम ही लगे, अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने ब्रांड नेम को, वर्सेटाइल होना चाहिए कि अगर हमें कभी कल को न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइकी शूज़ नहीं है, सिर्फ नाइकी है, नाइकी ने उसकी वजह से शूज़ भी लॉन्च करे हैं, उसने अपनी बॉटल्स भी लॉन्च करी हुई हैं, अपैरल्स भी लॉन्च करा हुआ है, so many things are there, perfumes are also there, right? So it should be capable of being registered और protected legally, उसमें वो भी होना चाहिए कि हम उसे रजिस्टर करवा सके, किसी और का कॉपी नहीं करना है, and then it should have that staying power. अगला करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या क्या जो है फैक्टर्स हमारे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो ये जो है मिनिमम लेवल फ्लोर प्राइस जिसे आप कहते हो वो सेट करता है कि यार इतना तो कॉस्ट लगेगा ही ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ़ोन बनाने में लग रहे हैं 20,000 तो ये तो मिनिमम कॉस्ट है ना, ये तो मैं चार्ज करूंगा ही ना। तो इसमें 3 तरीके की कॉस्ट आ जाती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी ये तो फिक्स है, लगेगी, वेरिएबल यानी जितना काम होगा उतना प्रोडक्शन के हिसाब से होगा। यू गाइज विल नो इट बेटर क्योंकि आपने अकाउंट्स वगैरह में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ रखे होंगे। एंड देन सेमी वेरिएबल जिसमें एक कंपोनेंट उसका फिक्स्ड होता है और बाकी जो कंपोनेंट है उसका वेरिएबल पोर्शन होता है। दूसरा है आपका यूटिलिटी एंड डिमांड, जो कॉस्ट है जैसे हमने बोला था कॉस्ट जो है वो मिनिमम लेवल सेट करता है, यूटिलिटी जो है वो आपका अपर लेवल सेट करता है प्राइस का। फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले कि ये फ़ोन जो है आपको 1 करोड़ का मिलेगा, मैंने कहा यार यूटिलिटी नहीं है, इतना मेरे को मिलेगा ही नहीं, खरीदने वाले खरीदते होंगे राइट, बट एक होता है ना कि यार मैं इतनी यूटिलिटी के लिए, इतने सेटिस्फैक्शन के लिए, इतना खर्च करने के लिए रेडी हूँ। तो यूटिलिटी जो प्रोवाइडेड है इट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस, राइट। एंड देन एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, जिस तरीके का कॉम्पिटिशन है मार्केट में हमें अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट करना है, क्योंकि हमारा प्राइस सेट करना उसके जो प्राइसिंग है वो भी अफेक्ट करेगा। तो ये मेक श्योर करना है कि उसका भी जब कभी वो अपने प्राइस चेंज करे तो हमें भी अफेक्ट होगा, देन विल हैव टू चेंज आवर प्राइसेस अकॉर्डिंगली, क्योंकि मार्केट में सबको रहना है और आपको पता है आजकल का कस्टमर बड़ा बिल्कुल लॉयल नहीं है, जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ चला जाएगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कई बार जो है अनफेयर प्राइस प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि वो प्राइस को रेगुलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ब्लैक मार्केट वगैरह का बहुत कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि स्टॉक करके रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं एंड देन फिर जो है ब्लैक में बेचते हैं ज़्यादा प्राइसेस पे। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सारे हैं कि क्या क्या प्राइसिंग क्या प्राइस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें मार्केट शेयर में अपनी लीडरशिप लेनी है, या फिर हमें अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बस सर्वाइव करना है, क्या गोल क्या है, या फिर प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें तो उनका तो यही है कि वो अटेन करनी है, तो प्राइस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एंड देन मार्केटिंग मेथड्स यूज़ की, क्या क्या मेथड्स आपने यूज़ करें हैं जो हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस पे। फॉर एग्जांपल प्राइस आपका कैसा हुआ, बट आपका क्वालिटी ऑफ सेल मैन, आपकी क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर आप लोकल एडवर्टाइजिंग करा दोगे तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो वो सभी चीज़ें जो आपके प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब जो है आपका लास्ट टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसमें हमने 4-5 फिलॉसफीज़ करी थी। सबसे पहले जिसमें स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन की, पहले के ज़माने में क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, सप्लाई ज़्यादा नहीं होती थी, तो सबको लगता था बस प्रोडक्शन बढ़ा दो अपने आप माल जो है बिक जाएगा। फिर जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया था जिसमें फोकस किया गया था कि नहीं यार अब तो 2-3 लोग आ गए तो हमें ये देखना है कि किसका प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का वही बिकेगा। उसके बाद सभी लोगों के प्रोडक्ट अच्छे होने लगे, तब जो है फोकस कर लिया कि कौन जो है कस्टमर का ध्यान बटोर लेगा, कौन जो है कस्टमर का ध्यान बटोर लेगा, वो ही जो है कस्टमर उससे सामान खरीदेगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट। देन आया फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि हम प्रोडक्ट वही बनाएंगे, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अराउंड बनाएंगे ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाए। एंड देन आया था सोसाइटल मार्केटिंग, जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि आप कुछ भी बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखो। इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हाँ भाई आप ध्यान रखो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप सोसाइटी को भी ध्यान में रख रहे हो, सोसाइटी को बेफालतू में हार्म नहीं पहुंचाना है। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली द फैक्ट्री की क्वांटिटी, यहाँ पर मेन फोकस होता है क्वांटिटी बढ़ानी है प्रोडक्ट की और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराना है, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल होगा वही जो है खरीद लिया जाएगा। और इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे मेन फोकस होता है, इसका एंड होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस होता है कि परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हमें इंप्रूव करनी है। एंड देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट जो है इसका मेन मीन्स होता है जिसके थ्रू ये अचीव करते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट हमें कैसे होता है, प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, सेल इंप्रूव होगी एंड देन अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है रेवेन्यू सब इंप्रूव हो जाएगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगेन फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होता है और उसका क्या फोकस होता है कि भाई सेलिंग एंड प्रमोटिंग उसकी करनी है, ज़्यादा करनी है। बन गया प्रोडक्ट इज रेडी, बट नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि वी हैव टू सेल इट एंड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है इसका एंड होता है प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा सेल उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मार्केट पर ध्यान दिया जाता है, कस्टमर की नीड पर ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर इंटीग्रेट
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करी जाती है कि ये अंडरस्टैंड कर लें कस्टमर की नीड्स क्या है एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पर प्रॉफिट है बट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। फिर आपका सोसाइटी है जिसमें मार्केट और सोसाइटी है, यहाँ पर हमें कस्टमर की नीड्स एज वेल एज सोसाइटीज वेलबींग के ऊपर ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू ही जो है ये अचीव होता है और इसमें प्रॉफिट है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, बट यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी है कि कुछ एक आधा एनजीओ खोल दो जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ा दो, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ खोल दो, सीनियर सिटीजन्स के लिए आप जो है कुछ फैसिलिटीज़ बना दीजिए। बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू दी सोसाइटी एट लार्ज, जिसमें सोसाइटी को गुड हमें करना है, सोसाइटी के लिए गुड हमें करना है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11 एज वेल, और आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल for your business studies exam and for your economics exams as well, right? And on this note, namaste, bye bye, and take care.